चलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से या दो क्वेश्चन पर्टिकुलर यहाँ से 100% आने की उम्मीद होती ही है। प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैग्नेटिज्म में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको एसी में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ईएमआई में इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। तो आई होप कि ये बात आपको समझनी चाहिए। कंटिन्यूटी चैप्टर अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके दूसरे चैप्टरों में भी मिला के पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट हम जो करने जा रहे हैं, हेलो मनदीप जी को, इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चीज का नाम है आपका करंट। क्या नाम है उसका? करंट। तो देखो करंट होता क्या है। करंट को कुछ लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनना अच्छे से, प्यार से, अच्छी सी बात है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन तभी जब आप बिल्कुल साथ साथ बने रहोगे। अगर कोई तुमसे कोई सिंपल सी प्यारी सी अच्छी सी डेफिनेशन पूछ ले कि बताओ करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपके मन में जो सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए क्या? इट इज द रेट it is the rate of flow of charge through cross section area। हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मतलब सुनो क्या बोल रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना आपका चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज का चेंज आपको नजर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका करंट। ठीक। अब हर बच्चों को पता होना चाहिए कि रेट का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में बच्चों रेट का मतलब मुझे याद रखना, इन फिजिक्स या कहीं भी जब रेट लिखा होता है इसका मतलब होता है 1/टाइम। इसका क्या मतलब होता है? 1/टाइम, पर यूनिट टाइम इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मतलब किसका रेट? फ्लो ऑफ चार्ज का। या यानी सिंपल सी बात कि करंट आपका क्या हो जाएगा, मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उसमें लिखता हूँ Q by T। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ मैं यहाँ से, इसकी ऐसा यूनिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगी सर? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसकी हो जाएगी, जिसको हमने श्रद्धांजलि पूर्वक इसको हमने एम्पेयर का नाम दिया था। जिसको श्रद्धांजलि पूर्वक हमने एम्पेयर का नाम दिया था क्योंकि एम्पेयर ने खोज की थी आपकी करंट की। चलो बहुत बढ़िया। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन करो 1 एम्पेयर को। क्या बोलता है आपसे? डिफाइन करो 1 एम्पेयर को। तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, कैसे बोलोगे सर? कुछ नहीं सर, मैं जानता हूं क्या 1 एम्पेयर मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 कूलम पर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर कहां से आया? 1 कूलम पर 1 सेकंड। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1 एम्पेयर का मतलब क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 नहीं बोलना चाहिए, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं आपका 1 एम्पेयर। तो बहुत सिंपल सी प्यारी डेफिनेशन, तो ऐसी कोई बात बड़ी वाली नहीं थी समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम करंट की थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल चीज में एंटर करें, उससे पहले हम समझ जाते हैं इस बात को कि आपका जो करंट होता है, ये सवाल आपके लिए है क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइए करंट क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलोगे? अब तुमसे बोला जाए कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या आंसर करोगे? जल्दी बताओ। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सोनी जी का आंसर है स्केलर, बाकी लोगों का आंसर क्या है? जल्दी बता दो। ठीक है, मैं समझ के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी। तो देखो करंट होता क्या है, हम सब जानते हैं सब। करंट का मतलब और कुछ नहीं, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हाँ सर यही होता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना यार। फ्लो ऑफ चार्ज की कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना सर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, और अगर इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की कोई डायरेक्शन, इसका मतलब करंट के पास भी क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। और करंट के पास में अपना मैग्नीट्यूड तो होता ही है, करंट के पास में अपना मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
तो जिस भी क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं आपका एक्सक्यूज मी, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हाँ कि ना, ये बात तो सबको पता है ना कि जिस भी क्वांटिटी के पास में इसका मतलब करंट क्या होना चाहिए, इसका मतलब करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी भी नहीं हो सकता। क्यों सर? अगर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो स्केलर के पास में तो सिर्फ डायरेक्शन होती है, स्केलर पास में सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका आंसर स्केलर में से और वेक्टर में से कौन सा चुनना है, तो आप वेक्टर को तो नहीं लगाओगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाओगे? अब उसका रीजन सर, डायरेक्शन है तो उसके पास में वेक्टर तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सुनो आगे ज्ञान सुनो, अब ज्ञान है इंपॉर्टेंट, तो सुनो। बात ये है कि 3 तरह की क्वांटिटी होती है दुनिया में, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, लेकिन दुनिया में 3 तरह की होती है, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है, लेकिन एक्चुअल में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर, दूसरी होती है आपकी वेक्टर, और तीसरी होती है आपकी टेंसर। ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। इवन बीटेक वालों के सिलेबस में भी नहीं होती है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनके सिलेबस में नहीं होती, उनको सिर्फ नाम पता होता है इसका, उससे ज्यादा काम करते ही नहीं लोग। आप लोग सर आपको कैसे पता? अरे घरों में बीटेक करके पैदा हुआ ना, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे बात करें अगर टेंसर की, तो टेंसर होती है तीसरी क्वांटिटी। अब तीनों में फर्क क्या होता है समझ लेते हैं। जो स्केलर होती है उसके पास में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, उसके बाद में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। अगर पर्टिकुलर बात करें तो डायरेक्शन नहीं होती इसके पास में। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अगर तीसरी बात करें टेंसर की, तो इसके पास भी क्या होता है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास भी क्या होती है, डायरेक्शन इसके पास भी होती है। फिर सर वेक्टर और टेंसर में फर्क क्या हुआ, वेक्टर और टेंसर में फर्क क्या हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर वेक्टर और टेंसर सबसे बड़ा फर्क होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं दे आल्सो फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दे आल्सो फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल लॉ जो होता है वेक्टर एडिशन का, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, तीनों को फॉलो करते हैं, जो सबसे सब ट्रायंगल लॉ से आते हैं, सिर्फ ट्रायंगल लॉ का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं टेंसर की, तो दे डज नॉट फॉलो दे डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। अगर कोई क्वांटिटी आपकी ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रही, तो वो किसी को फॉलो नहीं करेगी, ना पैरेललोग्राम को, ना आपका पॉलीगन लॉ को, ठीक है। तो अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो वेक्टर नहीं होगी। अगर वेक्टर होना है तो उसके ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, इसको वेक्टर में आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पर हो क्या रहा है कि डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड तो है, पर मुझे आप इस बात को प्रूव कैसे करोगे कि ये आपका डायरेक्शन जो है या मैग्नीट्यूड होने के बाद भी ये आपकी वेक्टर नहीं है? तो सुनो, देखो, जनरली जब आप पढ़ते थे पहले, क्या कहते हैं, वेक्टर, अगर 2 वेक्टर्स हैं, जैसे फोर्स मैंने ले लिया, 2 फोर्स ले लिया मैंने 2 फोर्स ले लिए। तो मान लो मैंने एक फोर्स बनाया आपका इस तरह से, और एक फोर्स बनाया मैंने इस तरह से। मान लीजिए आपने क्या किया, ये एफ ले लिया और ये एफ ले लिया, और दोनों मान लो 90 डिग्री पे लग रहे हैं, दोनों कितने पे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे निकलने के बाद, 90 डिग्री लगने के बाद इनका मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो रिजल्टेंट ऐसे निकल के आएगा, बीचों बीच निकल के आएगा। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर मैं एफ आर बोलता हूँ रिजल्टेंट फोर्स, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, रूट। बच्चा बच्चा जानता है कैसे आया वो आंसर, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपके और 90 डिग्री है इनके बीच का, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो फोर्स होता है बच्चों को क्या होता है आपका, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे बहुत प्यार से बोलूं कि अगर आपके 2 करंट हैं, यही बात मैं बहुत प्यार से आपके लिए बोलूं कि आपके पास में मान लीजिए 2 करंट है, और मैंने कहा कि मान लीजिए फिर से वही वाली बात कि आपका इस तरफ से एक करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू है आई, और इस तरफ से एक करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू है आई, ठीक है। और ये आपके 90 डिग्री पे मान लो उसमें घुस रहे थे, तो यहाँ से जो नेट निकलेगा करंट, अगर उसको आप आई नेट भी बोलना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नमस्ते ऋतु जी को। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या √2i होगी क्या? आंसर है नहीं सर, उसकी वैल्यू √2i नहीं होती, उसकी वैल्यू 2i होती है। क्यों होती है? जंक्शन रूल है, और आपका किरचॉफ करंट लॉ है, ये सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपका ये सही होता है, ये गलत होता है। अगर ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ सीधा मतलब है कि ये आपके वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है। और यहाँ पे क्या फर्क था, यहाँ पे आपका वेक्टर एडिशन वाज फॉलोड,
ये बाय वेक्टर एडिशन से निकाला था आपने, ठीक है, इसलिए आपका एफ क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया, अगर वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो रूट 2 आई आ सकता, पर ये आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना तो 100% सर कंफर्म हो गया। अब अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट जाएं, अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्टली बात करें, तो करंट जो होता है बच्चों एक्चुअली में ये टेंसर क्वांटिटी होता है। अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्टली बात करें, तुमसे कोई पूछ ही ले, मर ही जाए तुम्हारे पीछे पूछने की बताओ क्या होता है आंसर, तो करंट क्या होगा आपका, टेंसर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा टेंसर क्वांटिटी? पहली बात, इसके पास में क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात, इसके पास में क्या होती है, इसके पास में डायरेक्शन होती है। एंड तीसरी बात, इट डज नॉट फॉलो नॉट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो आपसे बोलेगा ये टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सिर्फ यही दो ऑप्शन मिलते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ यही दो ऑप्शन मिलते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के, तो तुम आंसर क्या मारोगे, सिर्फ वेक्टर तो 100% नहीं होगी, तो आंसर क्या मार के आ जाओगे आप, स्केलर क्वांटिटी मार के आ जाओगे। अगर ऑप्शन में, वैसे कभी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में आपको टेंसर क्वांटिटी मिलता है तब तो आप टेंसर मार के आओगे, ठीक है। अगर टेंसर नहीं मिलता, अगर टेंसर नहीं मिलता तो तीसरी वीडियो ऑफ करनी है आपको, वीडियो ऑफ करो, तीसरी शक्ल आ रही है आपकी शक्ल, यूट्यूब की वीडियो पे आएगी, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो अगर बोल जाए टेंसर क्वांटिटी तो आप टेंसर क्वांटिटी आंसर मार के आओगे, लेकिन अगर कुछ ना बोले, अगर कुछ ना बोले तो आप स्केलर ही मार के आओगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी इसको स्केलर लिखती है और वही हमारा सिलेबस होगा। एनसीईआरटी जो बात दी रहती है वही हम इसको सही मान लेंगे, एनसीईआरटी ने इसको स्केलर क्वांटिटी बोला, हम भी इसको स्केलर मानेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देन इट इज अ टेंसर क्वांटिटी एंड नॉट अ स्केलर और नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि इतनी छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात आपको समझ में आई होगी। इसका रीजन क्या होता है, क्यों नहीं होती वो टेंसर क्वांटिटी, बिकॉज़ इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो लॉ ऑफ एडिशन होते हैं वेक्टर्स के, वो उनको फॉलो नहीं करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, तो करंट के भी दो तरह के मीनिंग होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ, पर फिर पता होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो करंट को दो तरह से देखा जा सकता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज करंट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज करंट, और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे आपने शायद काइनेमेटिक्स से पढ़ा हो, तो दो तरह की स्पीड होती है, दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होता है आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो उसी तरह वेलोसिटी करेगा, इसी तरह से आपका करंट भी होता है कि आपका क्या होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जब ऑन अ टाइम इंटरवल की बात करते हो, ऑन अ टाइम इंटरवल की जब बात की जाती है तो हम वहां पे एवरेज निकालते हैं। ऑन अ टाइम इंटरवल का मतलब कि मान लो t इज इक्वल टू t1 से लेके t इज इक्वल टू t2 तक के बीच में कितना करंट बहा होगा, हमको ये एक टाइम पीरियड के बीच में, इतने से इतने टाइम के बीच में जब बात करते हैं ना, तो हम उसको एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, एवरेज का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप जोड़ जोड़ के प्लस बाय 2 कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्या मतलब होता है आप समझेंगे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट या दैट मोमेंट, किसी मोमेंट क्या हो रहा है उसके बारे में जो बात होती है, उसके बारे में मतलब जो बात होती है वो हम किसमें करते हैं, आपका इंस्टेंटेनियस में करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला t इज इक्वल टू t1 पे कितना करंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से हम यहाँ पे अगर पूछते हैं कितना करंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हम एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। और अगर हमने बोला कि भाई t इज t1 पे कितना होगा करंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। कुछ नहीं बोला हो, अगर आपसे सवाल में आया कुछ नहीं बोला है, तो आप आंसर को इंस्टेंटेनियस करंट मान के ही सॉल्व करोगे। अगर एग्जाम में कुछ ना बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस करंट ही आपका करंट माना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, मैंने वही चीज क्यों बताई, तो सुनो। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो करंट का फॉर्मूला होता क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन इसको अगर ढंग से पढ़े ना, तो एक्चुअली चार्ज फ्लो अपॉन टाइम होता है। तुमने अगर डेफिनेशन पढ़ी हो स्टार्टिंग में, जो मैंने डेफिनेशन में, इट इज व्हाट इज करंट, करंट इज द, या फिर इट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर, या फिर फ्रॉम अ सरफेस एरिया, सो फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब चार्ज फ्लो से मेरा कहने का मतलब, सुनो एक बात सुनो, आ गया देखो, मैंने बोला कि मान लीजिए आपका एक कंडक्टर इस तरह से, इसमें पहले से कुछ चार्ज 1 कूलम रखा था, ठीक है, कुछ पहले से चार्ज 1 कूलम रखा था। अब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये इनिशियल करंट होगा, फाइनल चार्ज
फाइनल चार्ज मान लो इसमें 5 कूलम हो गया, फाइनल चार्ज क्या हो गया, तो 5 कूलम हो गया। तो चार्ज फ्लो कितना किया, चार्ज फ्लो कितना किया, अब एक 1 कूलम थोड़ा फ्लो किया ना, 5 कूलम कितना फ्लो किया, अरे 4 कूलम फ्लो किया ना। मैंने बोला कि अगर 1 कूलम पहले से रखा था, अब फाइनली 5 कूलम आ गया। मेरे आवाज में प्रॉब्लम है क्या, मेरे आवाज में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नहीं है ना मेरी वाली प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि अगर आपका स्टार्टिंग में 1 कूलम चार्ज था, फाइनली चार्ज आपका 5 कूलम था, तो कितना फ्लो कर गया, भाई सर पहले जितना था उतना तो अभी भी रहेगा, बस नया आया होगा वो चला गया होगा, तो इसका मतलब नया कितना घुसा होगा, इतना घुसा होगा, इतना घुसा होगा फ्लो वाला, और उतना ही आपका निकल के चला गया होगा, तो फ्लो कितना गया 4 कूलम। तो आपको यहाँ पे चार्ज के पे ये रखना होगा, तो वही एवरेज हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा आपका, है आंसर क्या, फॉर्मूला अभी भी चार्ज फ्लो अपॉन टाइम है, पर फर्क क्या पड़ जाएगा आपका, फर्क कितना सा पड़ जाएगा आपका, कि इट इज, फर्क पड़ जाएगा आपका चार्ज फ्लो अपॉन टाइम ही, बट क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल को भी स्पेसिफिकली मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, और टाइम इंटरवल को मैं स्पेसिफिकली और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, उसको सर मैं बड़े प्यार से आराम से अच्छे से ये बात लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा आपका, सर ये क्वेश्चन है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मान लो आपको कल को टी इक्वल टी बन, यहाँ पे 2 सेकंड देता था, ये 4 सेकंड देता, तो आपको 4 माइनस 2 लेके चलना पड़ेगा उसका। एक सवाल करेंगे तो और चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन अभी इतना ही समझ लो काफी, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की, ये इंस्टेंटेनियस शब्द आया कहां से और क्यों आया, ये वाली बात समझते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, सुनना इसको मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें वेरिफिकेशन में पढ़ाई जाती हैं आपके, लेकिन यहाँ पे इस संवाद को समझो। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब है क्या सर, एक्चुअली में मुझे पहले तो ये समझाओ ये इंस्टेंटेनियस नाम की बीमारी क्या है। तो सुनो, ये और कुछ नहीं, ये है चेंज, अभी भी चेंज है। अरे जब आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो चार्ज फ्लो तो वापस से ये है चेंज ही, बस फर्क क्या है, आप उस चीज को छोटा करो। मेरा कहने का मतलब ये कि मान लीजिए पहले कोई बंदा आपसे बोलता है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक की बात हो रही है, तो ये अच्छा खासा फाइनाइट चेंज इन टाइम पीरियड है। हाँ सब बिल्कुल फाइनाइट चेंज इन टाइम पीरियड है। मैं कोई बोलता कि अब तुम्हें बताना है t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, तो क्या हो गया कि तुम्हारा जो आंसर है वो सिर्फ इतने के बीच में आएगा, तो जो भी चेंज निकल के आना है वो इतने के बीच में निकल के आने वाला। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम को और छोटा करता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइम हो गया आपका 1.75 सेकंड से, तो तुम्हारा जो भी करंट निकलेगा वो इतने टाइम के बीच में निकल के आएगा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे आई निकालना है 2 सेकंड पे, मुझे आई कहाँ निकालना है 2 सेकंड पे मुझको निकालना है। पर सर अगर मैं आई निकाल लूंगा तो 1.5 सेकंड पे शायद अलग वैल्यू हो आई की, और 2 सेकंड पे शायद अलग वैल्यू हो, लेकिन मुझे अगर 2 सेकंड पे निकालना है और इसी मेथड को यूज करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे इसी मेथड से निकालना है तो कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, सर आपने जो टाइम पीरियड को छोटा करते जा रहा हूँ ना, उसको और छोटा कर दो। मतलब कल को अगर मैं तुमसे बोलूं कि T1 की वैल्यू 1.9999999 सेकंड ले लो, और T2 की वैल्यू 2 सेकंड ले लो, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों टाइम के बीच में तुम्हें कोई फर्क दिख रहा है क्या, इन दोनों टाइम के बीच में कोई फर्क दिख रहा है क्या सर, है तो लगभग बराबर ही। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पे जो डेल्टा टी है, या डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही होता है ना, क्या ये बहुत छोटा नहीं होगा, वेरी वेरी स्मॉल हो गया, हाँ सर वेरी स्मॉल हो गया, वेरी वेरी स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल नहीं बहुत ही ज्यादा स्मॉल, मतलब आप कैलकुलेट ना कर पाओ इतना छोटा स्मॉल, ठीक वेरी स्मॉल हो गया। तो बच्चों जब ये चेंज आपका बहुत छोटा हो जाता है ना, जब चेंज आपका किसी का बहुत छोटा होता है, तो उसी को हम रिप्लेस करके dt से लिख देते हैं। क्या, जब भी कोई चेंज आपका बहुत छोटा हो जाता है तो उसके आगे हम डी लगाते हैं। जैसे मान लो डेल्टा एक्स, मैंने कहा कि इट इज वेरी 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 स्मॉल, तो आप डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हो, आप डी एक्स बोल सकते हो, ठीक है। जैसे डेल्टा वाई को डी वाई बोल सकते हो, वैसे आप इसको डेल्टा टी क्या हो गया मेरा बहुत छोटा 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 हो गया, तो इसको मैं डी टी बोल सकता हूँ। तो इस केस में आपका डी टी कितना है, सर डी टी तो मेरा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, 0.0000001 ऐसे सेकंड, तो ऐसे बहुत छोटे नंबर को हम डी टी से लेंगे। ये क्या है, वेरी स्मॉल चेंज को एक तरह से, उसको हम बुलाते क्या है, इसको हम बुलाते हैं डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज जब किसी के आगे लगाते हो डिफरेंशियल, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर चेंज क्या है, बहुत छोटा है। जैसे आपने डेल्टा लगाया तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट चेंज। फाइनाइट का मतलब एक अच्छा खासा गिना चुना वाला चेंज है। अब सुनो, मैंने आपसे बोला कि सर मुझे आई निकालनी है, तो मैं इंस्टेंटेनियस एवरेज वाली बात आपको बहुत ही ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं बार बार टाइम नहीं मिलेगा कि अगली बार इसको वापस समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज वापस आएगी, ये चीज
वापस आएगी, तो उस टाइम पे शायद ना समझा पाओ, तो उस टाइम पे जितना हो सकता है अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। आप सुनो क्या बोलने वाला था मैं यार, मैंने बोला आपको जो करंट निकालना था वो 2 सेकंड्स में निकालना था। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि अगर मैं जो करंट है आपका वो 1.999999 सेकंड या 2 सेकंड इस टाइम इंटरवल के बीच में निकालूं, अगर मैं जो अपना जो मेरा अगर करंट मुझे निकालना है, अगर मैं 1.999999 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकालूं, तो जो करंट बच्चों यहाँ पे होगा वही करंट तो यहाँ पे भी तो होगा, जो करंट मेरा यहाँ पे होगा वही करंट तो मेरा यहाँ पे भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कम टाइम चाहिए, किसी भी चीज को चेंज होने में कुछ तो टाइम चाहिए ना। आपने टाइम चेंज इतना ज्यादा छोटा कर दिया कि वो करंट क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं, अच्छा सर नहीं होगा। अब उस केस में मैं इधर आता हूँ लौट के, तो यहाँ पे तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा। मैंने कहा ना डेल्टा जब भी लगाते हैं तो फाइनाइट चीज होता है, तो उस केस में जब मैं इंस्टेंटेनियस बनाना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या है सर, इंस्टेंटेनियस की जब बात होगी तो मैं नीचे क्या करूंगा, आपका डेल्टा टी को बहुत छोटा 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 कर दिया, तो डेल्टा टी को मैं किससे चेंज कर सकता हूँ, dt से। डेल्टा टी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से। लेकिन अगर मैंने नीचे dt किया है और ऊपर डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू तो छोटा हो जाएगा, अरे बहुत कम टाइम चेंज में बहुत कम चार्ज तो फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dq बाय dt। तो याद रखना जब भी बच्चों आपसे इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बोले ना, तो आप dq बाय dt निकाल के आंसर दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बोल दो ये dq by dt कैसे निकल के आया और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, उसकी जानकारी क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आई है कि नहीं, जल्दी बताओ। आगे समझ में क्या होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होता है एवरेज, और क्या होता है इनके बीच में समानता क्या होती है, कैसे हम एवरेज का यूज करके इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ये सब समझ में अच्छे से मेरे ख्याल से आना चाहिए। आपकी आज की बात इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। बाकी इसको हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक बार वापस पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स टॉपिक में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ में आना जरूरी है। चलिए इसी बात पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इफ q इज इक्वल टू, सवाल लिखा है इफ q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 then find फर्स्ट पूछ रखा है आपसे, फर्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैं फिर से बोल दूं, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस करंट ना भी बोलता और सिर्फ करंट बोलता, तब भी आप समझ जाओगे कि वो आपसे करंट इंस्टेंटेनियस करंट ही बोल रखा है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, अगर एट बोल दिया ना ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस की बात करके उस मोमेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज एवरेज करंट, जब भी एवरेज करंट की बात करेगा तो समझ जाना कि भाई एवरेज करंट टिल 2 सेकंड्स। अगर वो एवरेज करंट की बात कर रहा है टिल मतलब तब तक, मतलब कोई स्टार्टिंग भी तो स्टार्टिंग हमेशा t 0 से होती है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आप निकाल के बताओ जल्दी से, आंसर क्या आएगा, बहुत जल्दी आंसर निकाल तब क्या होगा, सिर्फ दोनों के आंसर गलत है। चलो देखो सबके आंसर दोनों, कोई किसी का भी अभी तक आंसर सही नहीं आया। देखो फर्स्ट ने कैसे गलती कर दी, फर्स्ट तो बच्चों ने सही भी किया है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका q दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस करंट होता है आपका इट इज dq by dt। तो मैंने dq by dt को निकालो, इट इज 8t सॉरी 4t, इट इज 4t, ठीक है। अब आप खोला कहां पे निकालना है, t 2 सेकंड पे, तो वहां पे t 2 सेकंड होगा, तो आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा आपका t 2 सेकंड पे, इट इज 8 एम्पीयर हो जाएगा। चलिए पहला आंसर वैसे बच्चों का सही आया। अब दूसरा आंसर क्यों मत कर दिया गधेड़ो, अबे जब टिल 2 सेकंड बोला है तो टाइम इंटरवल कहां है, मैंने टाइम इंटरवल की बात करी थी ना। अरे सर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा q बाय डेल्टा t होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, q फाइनल माइनस q इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। अबे इनिशियल टाइम तो तुमने लिया ही नहीं, या q इनिशियल तुमने अभी तक लिया ही नहीं, वो कौन लेगा, वो तो तुमने सोचा ही नहीं अभी तक। हाँ सर बात तो सही है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से आंसर तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लूंगा, भगवान के पास शायद आंसर सेम निकल के आएंगे। तो देखो q फाइनल क्या हो जाएगा, q फाइनल का मतलब है आपका t 2 सेकंड पे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका 9, और t 0 सेकंड पे, t 0 सेकंड बात करता हूँ तो q इनिशियल क्या हो जाएगा सर, q इनिशियल हो जाएगा आपका 2 × 2 स्क्वायर, सॉरी 0 है ना सर, 0 का स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई क्वेश्चन कर लेगा, अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 9 - 1 अपॉन 2 - 0। अच्छा आंसर
आंसर क्या आ जाएगा? फ्लो। कुछ बच्चे 8 एम्पीयर आंसर कर देते हैं। चलो ठीक है, अब मैं आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 8 एम्पीयर 4 एम्पीयर। समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये तो चीज तो थी, बहुत सिंपल सी चीज थी, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका करंट डेंसिटी। अभी इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले करंट डेंसिटी के बारे में, क्योंकि आगे इसका ज्यादा महत्व आएगा, अभी उतना महत्व नहीं है, ठीक है। पर अभी इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि जब हम कंडक्टिविटी पढ़ लेंगे, जब हम रेजिस्टिविटी पढ़ लेंगे ना, तब ज्यादा हम इसके बारे में कुछ ज्ञान पढ़ेंगे। अब सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। पहली बात, करंट डेंसिटी को हम जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इसे कैपिटल से लिखता है, कोई स्मॉल से लिखता है, पर इससे कोई मतलब नहीं है। डाउट है लास्ट वाले में, क्या डाउट है अर्षित जी आपको? अर्षित जी क्या डाउट है, जल्दी बताओ, लिख के बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऊपर लिखा है सर इंस्टेंट तो dq by dt होता है। हाँ तो dq by dt क्या हमने बेटा, तो t is equal to 2 सेकंड पूछा ना आंसर। ईशा जी ये भी तो क्वेश्चन में पूछा था, सॉरी ईशा जी नहीं, कौन है, अर्शी जी। अर्शी जी ये भी तो बोला है ना कि t is equal to 2 सेकंड ने कहा है, तो t की वैल्यू आपको 2 सेकंड रखनी पड़ेगी ना, वो 2 जाए t होता है, ठीक है। पहले मुझे समझ में आ गया होगा। करंट डेंसिटी सिर्फ इसका फॉर्मूला भी पढ़ना है आपको। पहली बात तो जो करंट डेंसिटी होता है जे, वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहली बात तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिस फॉर्मूला करो, फॉर्मूला होता है इसका डी आई अपॉन डी। इसी को भी हम इंस्टेंटेनियस की तरह या उसकी तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस की तरह या फिर आपका एवरेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर सिंपल आपसे जे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, तो जे और कुछ नहीं होता, आपका करंट अपॉन एरिया होता है। अभी करंट अपॉन एरिया पढ़ क्यों रहे, याद करो मैंने जो आपको करंट की सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाई थी, क्लास शुरू होते टाइम पे मैंने आपको करंट की डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इतना तो हमने अभी तक सिर्फ इतनी पढ़ाई करी है। तुमने बोला कि सर आपने एक्स्ट्रा एक चीज और लिखवाई थी, क्या? थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जा रहा है, इफेक्टिव करंट कितना जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपका, जैसे एग्जांपल हम थोड़ी देर करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो जे क्या होता है, अभी के लिए आप फॉर्मूला क्या याद रखो, अभी के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, जे होता है आपका करंट अपॉन एरिया, ठीक है। बाकी तो अपन बात करेंगे कि भाई इसके आगे क्या होता है क्या नहीं, तो हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल अगर हम ले लें, हम बहुत अच्छा सा सिंपल सा, आगे जाके पढ़ेंगे जब हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे ना, तब इसमें ज्यादा जोर डालेंगे। छोटी छोटी चीजें हम अभी भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पर छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, इतना उसके लिए इतना जानना काफी आपके लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो सुनो, एग्जांपल के लिए आपको मानो करंट दे रखा है 5 एम्पीयर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, चुटकियों में आंसर आना चाहिए, ये बताओ पहले आपको, आप कहां से चुटकियों में आंसर आना चाहिए। इसको टाइम लग रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ी उसका। तो मान लो मैंने आपको दे रखा है कि आपका करंट है इतना, एरिया है इतना, तो बताओ जल्दी से करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा आंसर है, इतना जल्दी आंसर निकालो ना कि तुम भी घबरा जाओगे, इतना जल्दी आंसर कैसे से कौन आया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनी जी 25 कैसे हुआ, ये कौन से क्वेश्चन की 25 करते हैं, जी आपने 25 लिखा, ये आंसर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था गलत आंसर कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं जबरदस्ती नहीं क्यों करवाया, मैंने क्वेश्चन प्रिंट करवा दिया, ऐसा क्वेश्चन कभी भी जल्दी से पूछ लेता है। रुचि जी 1.5, वाह, चलिए ठीक है 2.5, पहले सबसे पहले 25 पढ़ना आपने, तुम्हारे लिए 5/2 सही है। 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लिखते कभी बच्चे, यूनिट यहाँ से आप करो, करंट क्या हो गया एम्पेयर, नीचे क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो आप करंट आंसर करोगे एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये सिंपल पूछा होगा, एक दो बार नीट में पूछ लिया गया है, तो ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है कि सर ने इतना इजी क्वेश्चन कराया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और टॉपिक है, पर फिर से बता दूं, इसका प्रूफ जो हम आगे करने वाले हैं बिल्कुल काम का है, हम करेंगे प्रूफ, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, पर मैं तुमको बता दूं आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है जो हम करने जा रहे हैं प्रूफ। बहुत सारी चीजें कर जाएंगे, पर सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पढ़ना, आपको बहुत सी चीजें पढ़नी होती है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले ये समझ लेते हैं क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ लेते हैं। देखो आपको तो बताएगा, मैं फिर से बता दूं, इसका प्रूफ, इसका एक्सप्लेनेशन कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ओके ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि तो उसको मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम जनरली स्मॉल बीपी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। अब सुनो होता क्या है, मान लीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो सुनो कि मान लीजिए अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने एक बैटरी लगाई,
एक बैटरी लगा इस तरह से। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ और इसमें सब तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लॉट के आएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लॉट के आएगा, तो सुनना, ठीक है। अभी बैटरी के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही मान लो, ठीक है। ये प्लस वो है, ये माइनस है, ठीक है। ये मान लो कि ये जो आपका बैटरी है, अभी के लिए सुन लो, बस ज्यादा बैटरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि ये आपका हाई वोल्टेज होता है और ये आपका क्या होता है, लो वोल्टेज। बस अभी इतना पता होना चाहिए। वैसे तो होता है जीरो नेगेटिव और प्लस का कंसेप्ट होता है, तो प्लस को हम हाई वोल्टेज मानते हैं और नेगेटिव को हम लो वोल्टेज मानते हैं। बैटरी के बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करने वाले हैं, बैटरी के हम लोग मतलब बिल्कुल पीएचडी घटाने के बाद में, ठीक है। और अभी के लिए इतना बताना चाहिए कि भाई ऐसे प्लस में है और ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। तो अगर ये प्लस है तो ये पूरा तार भी क्या होगा, प्लस का ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस है तो इस प्रकार क्या होगा, माइनस का होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका लो वोल्टेज हो जाएगा। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती, जल्दी बोल जाओ। क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज जाएगा, लो वोल्टेज जाएगा। अब सुनो, अगर मैंने मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, मान लो यहाँ पे कोई आपका पॉजिटिव चार्ज रखा है, जल्दी से मुझे बच्चों प्यारे बता दो कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? क्या वो प्लस से माइनस, क्या वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या वो राइट की तरफ जाएगा? कि वो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, जल्दी बता दो, ऊपर की तरफ जा नहीं सकता। अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है तो वो बताओ किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा? हमारा जी आंसर क्या है, राइट, ठीक है। बाकी बच्चों का प्लीज ये तो वही वाली बात है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है ना तो सोचो किसी चीज को रिलेट कर पाओगे। बच्चे क्या करते हैं, हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को अलग अलग पढ़ते हैं तो रिलेट नहीं करते, तो उसको चीज समझने में थोड़ा कम आती है। लेकिन मैं रिलेट करके बताऊंगा तो आपको समझना चाहिए। मनदीप जी का आंसर है राइट, ऋतु जी का आंसर है राइट, अमन जी का आंसर है राइट, ऋतु जी का आंसर है राइट और तृप्ति जी का आंसर राइट है और सबके आंसर राइट भी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा। क्यों होगा राइट? because I know कि आपका अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, it always tries to move from higher voltage to lower voltage। याद रखना, अगर प्लस होगा तभी जाएगा, नेगेटिव तो उल्टा जाता ना रे, नेगेटिव चार्ज तो उल्टा जाता है। ऐसा क्यों? तो अगर मैं जल्दी से रिमाइंड करा दूं तुम्हें, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा V हाई टू V लो जाती है। लेकिन अगर किसी चार्ज को आगे जाना है तो चार्ज का नाम आते ही आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स क्या होता है, QE होता है। अगर प्लस साइन होगा तो फोर्स और ई की डायरेक्शन सेम होगी, तो माइनस साइन होगा चार्ज का तो फोर्स और ई की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आपकी जो ई है वो हमेशा हाई से लो जाती है, लेकिन अगर किसी चार्ज को मूव करना है तो फोर्स डायरेक्शन मूव करेगा। तो अगर प्लस चार्ज है तो वो आपका ई की डायरेक्शन, यानी वो भी V है। अगर प्लस चार्ज है तो वो भी कहाँ जाएगा, V हाई टू V लो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, V लो टू V हाई जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात। हमने अच्छे से आपके लेक्चर में सारी बातों को कवर भी किया था। लेकिन अगर हम बात करना चाहते हैं इस सारी चीज की यहाँ पर कि सर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होगी। यहाँ क्या होगा, एक गड़बड़ होगी। बच्चा छोटे बच्चा 8वीं से 9वीं क्लास का बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता है ना, जो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट भी करता है और फिजिक्स भी पढ़ता है ऑब्वियसली साथ में साइंस में, उसको भी पता है कि आपका किसी भी दुनिया में कंडक्टर में, मेटल में आपका कभी प्लस चार्ज मूव नहीं करता। क्योंकि प्लस चार्ज हमेशा कहाँ बैठा होता है सर, वो तो आपका बैठा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस बहुत ज्यादा टाइट बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है, जिस वजह से वो बाहर तो नहीं निकल सकता। तो सर एक्चुअली में कंडक्टर्स में या मेटल्स में मूव कौन करता है, कंडक्टर्स में मेटल्स में मूव कौन करता है? तो कंडक्टर्स और मेटल्स में जो मूव करने वाला प्राणी है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओनली मोबाइल चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो कि आपके किसी सिंपल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या करंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन करते हैं, आपका वहां पे होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, तो वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, शायद आज ही क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होता है, आपका होता है। अब बात दरअसल ये थी सर, हमने तो जो कन्वेंशन मान लिया था वो तो प्लस चार्ज को मूव करता हुआ माना है। हम हमेशा जो कन्वेंशन मानते हैं वो हमेशा प्लस चार्ज को मानते हैं, ठीक है। मतलब प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी ना, हम उसको अपनी सही डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो जो प्लस चार्ज डायरेक्शन होगी हमेशा हम उसको डायरेक्शन ले लेते हैं आपकी प्लस चार्ज की। सब प्लस चार्ज तो आपका हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आ रहा है, तो याद रखना करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी आपको हमेशा क्या लेनी है, इज ऑलवेज फ्रॉम, कुछ भी हो जाए, दुनिया आर पार हो जाए, दुनिया में कितना भी तहस नहस हो जाए, लेकिन करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। पर ये तो सब गलत बात होगी ना। जब वोल्टेज से मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल, वोल्टेज से मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल, अभी वोल्टेज में मेंटली करें तरह से, वोल्टेज का मेरा मतलब क्या है, पोटेंशियल।
लेकिन सर आपने तो बताया आपको पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करते, लेकिन आप तो जो आंसर कर रहे हो वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से कर रहे हो, तो यही तो बोल रहा हूँ ना। देखो साइंटिस्ट भी यही सोचते थे, जब साइंटिस्टों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी है, साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, उन्होंने उन्होंने दुनिया में पहले ही सोचा नहीं था कि आपका इलेक्ट्रॉन्स के अलावा प्रोटॉन मूव नहीं करते। वो क्या सोचते थे कि देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वो उस टाइम सेम टाइम पे ये भी सोचते थे कि प्रोटॉन भी मूव करता होगा, जो कि बाद में गलत प्रूव हो गया। अलग अलग रदरफोर्ड मॉडल से और थॉमसन मॉडल से और अलग अलग मॉडल से प्रूव हो गया गलत हो गया। अब लेकिन उन्होंने तो ये मान लिया था, उन्होंने तो दुनिया भर के जितने फॉर्मूले थे, जितनी थ्योरी थी, जितने एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने ये मान के लिख दिए थे कि आपका करंट हमेशा कहां से कहां मूव करता है, आपका प्लस चार्ज की डायरेक्शन में। लेकिन प्लस चार्ज डायरेक्शन में होता नहीं, तो होता कहां पर है सर? होता तो वो हाई पोटेंशियल मतलब प्लस चार्ज की डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या माना जाता है? ये कन्वेंशन बोला, बाद में उन्होंने क्या बोला, इसको कन्वेंशन ले लो। ऐसा मतलब मान लो ऐसा ही होगा, हमेशा यही मानना है। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, उनकी वजह से करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन तुम जानबूझ के किसका लेते हो? तुम जानबूझ के किसका लेते हो? तुम प्लस चार्ज वाला डायरेक्शन लेते हो, प्लस क्यू फ्लो लेते हो, जो कि गलती है। लेकिन अब ले लिया तो ले लिया, जो कह दिया कह दिया, अब इसके साथ चल गया। तो ये वाली बात है, समझिए इतनी बात सबको समझ में आई कि हम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज क्यों लेते हैं, और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज लेना गलत है एक्चुअली में। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज लेना क्या है आपका एक्चुअली में गलत है, लेकिन हम फिर भी लेते हैं क्योंकि कन्वेंशन ऐसा मान लिया गया है। अच्छा एक बात बता दो, मेरे बैकग्राउंड में ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है ऐसी वाली शादी पार्टी। तो सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई सर अगर मैंने वही वाला आपका, हाँ मैंने कर दिया हूँ, अगर वही वाला आपका यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया, मैंने इस बार हाई वोल्टेज यहाँ मान लिया, ये मेरा हाई वोल्टेज है और ये मेरा लो वोल्टेज है इस बार, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे, तो साफ सी बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे। सोचो सर ये प्लस है, ये हाई है, हाई से लो क्या जाता, करंट जाता, यानी हाई से लो जाता आपका पॉजिटिव जाता, तो करंट कहां से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीन चार इलेक्ट्रॉन आती है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बच्चों, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये मैंने बोला इलेक्ट्रॉन आपके भाग रहे हैं मस्त, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन एरिया आएंगे, ठीक है। मैंने तो क्या सिलेंडर बनाया, क्या पता है ये आपका जो एरिया था वो ऐसे करके बना होता, ऊबड़ खाबड़ करके, तो तुम देखते कि यहाँ का एरिया कुछ और होता, यहाँ का एरिया कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, ऐसे अलग अलग एरिया आते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे सबका एरिया सेम है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या ए नाम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब इस एरिया को पास करता है, इस एरिया को पास करता है, तो यहाँ पे किसी वेलोसिटी से पास कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से पास कर रहा है, कुछ नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से किसी एरिया से निकल रहा है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, समझ लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी, किसी एरिया से, जो मैं फिर से कहता हूँ बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द स्पीड, मैं इसकी डेफिनेशन होता हूं, मैंने कहा एवरेज स्पीड होती है, तरह की एवरेज स्पीड होती है जब बहुत सारे चार्जेस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, लगभग किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एरिया को क्रॉस करके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब अगर अलग अलग ऐसा क्रॉस सेक्शन होता तो क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा, पीछे से इलेक्ट्रॉन आके मान लो टक्कर मार दो तो वो पीछे हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपस में बहुत सारे मोशन होंगे, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उस टाइम पे सर हम किसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, तो मैं बोलूंगा उस टाइम पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ से कोई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इस एरिया से पास कर रहे हैं उन सबकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। मतलब कैसे सर, v1 v2 v3 v4 सबकी वेलोसिटी लेता हूँ और उनका एवरेज निकाल लेता हूँ, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v ऐसे डिवाइड बाय n कर देता हूँ। तो उस टाइम पे एक स्पीड निकल के आएगी ना, ये वही स्पीड है। वापस समझाओ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब सारे इलेक्ट्रॉन सीधे आएंगे, सीधे चले जाएंगे, ठीक है। मान लो कल को कोई टेढ़े मेढ़े रैंडम क्रॉस सेक्शन वाला आपका एरिया आता है, तो यहाँ से आएंगे तो ऐसे सब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, फिर आगे टकरा गया तो कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, टेढ़ी मेढ़ी वेलोसिटी आ रही है सबकी सब, ठीक है। तो अब मैं तुमसे बोलूंगा बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तो तुम नहीं बता पाओगे। तुमसे अगर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तुम लोग नहीं बता पाओगे, तो उस टाइम पे कैसे बताओगे। तो क्या बोलोगे, सर एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ सर इस जगह पे निकालता हूँ, क्या इस जगह पे सारे इलेक्ट्रॉन्स की कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना, चाहे वो आगे हो, चाहे नीचे हो, चाहे पीछे हो, चाहे ऊपर हो, कहीं भी हो, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, v1 v2 v3 इस तरह करके वेक्टर साइन के साथ में, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, मान लो कि ये वाला एरिया ऐसा ही होता और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ सबकी। एवरेज क्या करता हूँ, v1 + v2 + v3 + v4 सबको डिवाइड बाय n कर देता हूँ। तो उस टाइम पे कोई ना कोई वेलोसिटी निकल के आएगी एवरेज। उसी स्पीड को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हिंदी, इंग्लिश या जो भी एक सिंपल सी मात्र एक प्यारी सी भाषा थी, मातृभाषा में घर से आपको अपनी समझ में आ गई होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है बस, ठीक है। अब सुनो, तो अगर हम बात करें तो होती क्या है, मैं तुम्हारे सामने लिख दूं कि भाई व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सुन लो मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, तो होता क्या है, मूव कौन कर रहा है, मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, मूव कौन करता है, उसमें बैलेंस है जिससे मूव तो सारे इलेक्ट्रॉन करता है, हाथ से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मूव कौन करता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके, सभी इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगता है, फोर्स लगे तभी तो मूव करेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब मूव करना शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में आपके यहाँ पे कोलिजन होना शुरू हो जाता है। जो कोलिजन होते हैं सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी जाती है, तो कोई एक वेलोसिटी नहीं मिलती। इसलिए हम मान लेते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होंगे जब वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ से क्रॉस करेंगे, और उसी को बच्चों प्यार से क्या बोलते हैं, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। जल्दी बोल जाओ मेरे प्यारे से बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट क्या होता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल जाओ। ठीक है, सुनो एक बात सुनो बच्चों, जो आई होता है वो क्या होता है आपका क्यू ए इंटू वी डी। यहाँ पे वी डी क्या है आपका, ये फॉर्मूला क्या नहीं आता ना, मैं इसको टपक बना रहा हूँ। आई होता है क्यू ए इंटू वी डी। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका टोटल चार्ज, क्यू होता है आपका टोटल चार्ज, ए होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे आपके वो चार्ज पास कर रहे हैं, और वीडी क्या हो गया, कुछ नहीं होगा सर, वीडी हो गया आपका, ठीक है, वीडी हो गया आपका क्या बोल रहा था भूल गया, हाँ वीडी होता है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सुनो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन यहाँ से लिख सकते हैं क्यू, बच्चों ने पढ़ा होगा, मैंने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बताई थी चीज, हाँ सर बताई थी। और चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्या आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्या Q इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू एन ई लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन ई ए वी डी, ठीक है। जहाँ पे n हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप से, और आपका E क्या हो गया, आपका हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E की वैल्यू क्या हो जाती है, E का मतलब है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। E होता है आपका चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, A हो गया एरिया, VD क्या हो गया आपका, VD हो गया अपना, और वेलोसिटी हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है, मुझे समझाने वाली बात थी नहीं, ठीक है। आई होप कि इतनी सी बात आपको सबको समझ में आएगी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बच्चों हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुको, मुझे कुछ चेक ले दो, मैसेज आ रहे हैं। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया किसी का, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अब इस फॉर्मूले का एक चीज ध्यान से देते हैं सर, अगर आप इस फॉर्मूले को सोचोगे थोड़ा अजीब सा लग रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है सर, थोड़ा सा समझाओ, मतलब कैसे आया हुआ फॉर्मूला। सुनो फॉर्मूला कैसे आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी समझो। यहाँ पे बच्चों जो एन आप सोचते हो ना, ये एन वो एन नहीं है जो आप सोचते हो, सुनना। तो सुनो, मान लो ये वो एरिया था, वो क्या था, ये वो एरिया था, हाँ सर ये एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया था, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ सर, एक्चुअली चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करके आपके एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है सर। तो एक्चुअली में अब सुनना आगे की बात, यहाँ पे क्या होता है सर, देखो आपका वेलोसिटी क्या होती है, देखो यहाँ से ध्यान देना, आई क्या होता है सर, आई होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है, आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि हम इसको Q को हम साथ में लिखते हैं आपका Q इंटू, Q को अपन लिखते हैं ऐसे एन ई लिख दिया, ठीक है, Q को अपन लिख दिया एन ई। अब मान लो एक बात तो ध्यान देना, ये आपका एरिया है, सही है सर एरिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला आया कैसे, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान देना। तो देखो सर, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम टी लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम टी लग रहा है, ठीक है सर बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको टाइम टी लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा सर, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी वी डी इंटू टी हो जाएगी। अरे
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ सर, x इज इक्वल टू vd इनटू t हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ आ गई? हाँ सर बात समझ आ गई, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सर देखिए, मैंने बोला सर देखिए, आपने क्या बोला कि भाई ये मान लीजिए एरिया ए है और सेम एरिया अगर हम मान के चले और स्पीड कांस्टेंट मान के चले तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vd इनटू t हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान देना, अब मैं बोलता हूँ सर कि अगर आपको करंट निकालना होता है तो करंट क्या होता है आपका, सर करंट होता है आपका, वो होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम होता है। करंट होता है सर चार्ज अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। अब बात ये है कि इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, इस चीज को मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? अगर मैं तुम ध्यान दो, इस टाइम को हटा के, अगर इस टाइम को हटाता हूँ यहाँ से, तो क्या यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो? यहाँ से क्या यहाँ से टाइम को लिख सकता हूँ मैं x अपॉन vd लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, फॉर्म डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो देखो i इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन t हो गया, t को मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, x अपॉन vd को लिख सकता हूँ। तो i इज इक्वल टू x अपॉन vd, तो vd क्या हो जाएगा सर, vd हो जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, vd कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब सुनो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि भाई इस इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, मुझे बताओ, इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो मैंने क्या लिखी, पाई आर स्क्वायर। आप इसको एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे ना, आपको रत्ती भर समझ में आएगा कि लिखा क्या है उसमें। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर है क्या? क्या जो ये वाला एरिया होगा यही तो पाई आर स्क्वायर है, मतलब इसके ये जो वाला जो एरिया ये भी तो पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर और कुछ नहीं, ये ए इंटू एक्स है। ये पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, और कुछ नहीं, ये ए इंटू एक्स है। बिल्कुल सच बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम को ए इंटू एक्स लिखता हूँ, बिल्कुल। अब मैं इस ए को हटाना चाहता हूँ, यहाँ से इस एक्स को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। तो एक काम करते हैं, इस एक्स को उठा के ये रख देते हैं, इस एक्स को उठा के रख देते हैं, तो एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऊपर आ जाएगा, आ गया, और साथ में क्या आ गया, वीडी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब सुनो, आगे मैं क्या लिखता हूँ सर, क्यू को मैं लिखता हूँ, क्यू को हम लिखते हैं क्या बच्चों, क्यू को हम लिखते हैं एन ई, स्मॉल एन लिखते हैं ना। मैं जानबूझ के कैपिटल एन ई लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के कैपिटल एन ई लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एन, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एन का नंबर तो नंबर होता है, और कुछ नहीं, एन का मतलब तो नंबर होता है, एन ई ए वी डी होता है। डिवाइडेड क्या होगा, डिवाइड बाय होगा वॉल्यूम। तो बच्चों बात अब आएगी फर्क वाली बात। फर्क वाली बात क्या है, जो इस फॉर्मूले में आप एन पढ़ते हो ना, ये वाला एन नहीं है, ये कोई और एन है। ये एन तो क्या होता है सर, ये एन होता है 1 2 3 4, ये वाला एन होता है। पर ये एन कौन सा है सर, ये एन है ये वाला, कौन सा वाला, एन अपॉन वॉल्यूम। ये वाला एन क्या है, एन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इट इज एन बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही सबसे तो बात थी हम समझने वाली, बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं पर उसमें एन का क्या मतलब होता है ये नहीं समझ पाते। तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी, ठीक है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी, सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो रही थी, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि भाई दुनिया भर की किताबें आई इज इक्वल टू आपके सामने उठा के रख देंगी एन ई ए वी डी ऐसे लिख देंगी। ठीक है, और दुनिया भर की किताबें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू इज इक्वल टू एन ही भी लिखती हैं। पर वो ये नहीं समझते, क्योंकि यार देखो किताबें हैं, किताबें साइंटिस्ट को फॉलो करती हैं, वो ये नहीं समझते कि ये एन क्या होता है और ये एन क्या होता है। इन एन दोनों एन में दुनिया बहुत बड़ा फासला है। समझ में आया कैसे फासला है, वो फासला आपके तब तक समझ में नहीं आता, वो फासला आपके तब तक समझ में नहीं आता जब तक मैं आपके सामने प्रूफ ना करूंगा। पहली बात तो क्या प्रूफ समझ में आया कि मैंने प्रूफ में कुछ नहीं किया, प्रूफ एक जुगाड़ है और कुछ नहीं। मैंने क्या किया, चार्ज के अगर किसी को प्रूफ समझ नहीं आया तो एक बार वापस देख लो कि मैंने कुछ नहीं किया प्रूफ में। सर करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। टी को हटाने के लिए मैंने क्या किया, टी को हटाने के लिए मैंने यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वीडी का यूज करके यहाँ से टी को मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे अब एक्स को हटाना है, एक्स को हटाऊंगा तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एक्स हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर है कैसा, पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो ए इनटू एक्स हो गया। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय एरिया। एक्स को उठाकर वॉल्यूम बाय एरिया लिखते, एरिया ऊपर आ गया, वीडी ऊपर आ गया, क्यू अपॉन वॉल्यूम। अब इस क्यू को मैं क्या लिखता हूँ, एन क्यू लिखता हूँ, बस वहीं पर गड़बड़ शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि आपके किताबों में हमेशा क्यू इक्वल टू एन ही, यहाँ पे स्मॉल एन लिखता है, इसको लिखता है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे जब आई इज इक्वल टू एन इन वीडी लिखता है तब भी वो एन ही लिखता है स्मॉल एन। पर इस एन में और उस एन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो क्या फर्क है सर, ये जो एन है ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
मतलब अगर ये Q इज इक्वल टू स्मॉल एन ई ना हो के Q इज इक्वल टू कैपिटल एन ई होता तो हम इस एन को क्या लिखते हैं, एन अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। जनरली आपके एग्जाम में आपको यही दिया होता है, एन ही दिया होता है, ये वाला एन दिया होता है जनरली आपके एग्जाम में ये दिया होता है। अगर सर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे एग्जाम में हमको कौन सा एन दिया गया है, तो आंसर है यूनिट देखिए। अगर आपको एन आपको दे रखा है कि 5 चार्जेस आर गोइंग, 5 चार्जेस, तो सिंपल सी बात है इसमें ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। लेकिन मान लो कल को तुमसे बोलता है 5 कूलम पर मीटर क्यूब दे रखा है, तो आप क्या लोगे, इसको स्मॉल एन लेके इस वाले फॉर्मूले में आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। लकीली ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन आए हैं उनमें आपका एन को डायरेक्ट दे दिया गया कि 5 कूलम पर मीटर क्यूब ऐसे ऐसे दे दिया गया है। ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती नहीं, सीधा वैल्यू डालते हैं आंसर निकाल देता है। लेकिन अगर इस पे कोई बहुत अच्छा सवाल बनाने के मूड में आ जाए, अगर कल को इस पे बहुत सारा अच्छा सवाल बनाने के मूड में आ जाए, तो वो आपका इस तरह से सवाल को चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ लकीली इसी तरह के सवाल आए हैं, बहुत इजी, बस इस फॉर्मूले से वो हो जाएंगे सही। क्या आज की क्लास सबको समझ में आई है कि नहीं आई, जल्दी बताइए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है ड्रिफ्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें यूज पड़ेगा आपको। लेकिन हम आपका मेन फ्री पाथ शुरू करने वाले हैं, और फिर हम करंट में घुसेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस में घुसेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उन सब की बात करेंगे। तो उसके लिए हमको एक क्लास चाहिए होगी पूरी पूरी। अगर मैं आज आपको पढ़ा दूंगा, अगर मैं आज आपको पढ़ा दूंगा उस चीज को, तो फिर आधा आधा अधूरा अधूरा हो जाएगा, तो वो समझ में आना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास अच्छे समझ आई होगी। प्लीज जाके अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई ऐसा लगे कि भाई मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई दिक्कत हुई है, तो प्लीज जाके जरूर उसको यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। अच्छा, कोई और बच्चा इसको प्रूव करना चाहता है ना डायरेक्टली कि सर ये क्या होगा, तो देखो I इज इक्वल टू, अगर ये लिखना चाहते हो एन ई ए वी डी, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको एन अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे वी डी हो गया। तो सबसे अच्छा तरीका है यूनिट डायमेंशन, सबसे अच्छा तरीका यूनिट डायमेंशन चेक करने का, मतलब चेक करो इसकी यूनिट क्या निकल के आ रही है। तो सुनो, एन ई तो क्या हो गया सर, ये तो क्यू हो गया, ये तो क्या हो गया, क्यू हो गया। तो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, तो क्यू की यूनिट हो जाएगी कूलम। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी मीटर क्यूब। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वीडी की यूनिट क्या हो जाएगी सर, वीडी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, स्पीड है ना। या तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर गया, मीटर से ये मीटर गया, आखिरी बचा क्या तुम्हारा, कूलम पर सेकंड। और बच्चा बचा जाता है कूलम पर सेकंड, यानी चार्ज अपॉन टाइम होता है, यानी वो क्या होता है आपका, और कुछ नहीं, एम्पेयर। यानी ये चीज जो निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, करंट निकल के आ रही है। तो इससे और ज्यादा प्रूव हो गया कि इसमें जो एन लिखा जा रहा है वो कौन सा एन है, वो आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये आपको मैंने एक दूसरे तरीके से समझाने के तरीके से भी समझा दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, कि भाई सीधा वे समझा दो और फिर उल्टा वे समझा दो, दोनों बातें अगर आप उस बात को प्रूव करें तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। आई होप कि आज क्लास को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है प्लीज जाकर यूट्यूब वीडियो देखा करो, दोस्तों सब्सक्राइब करो, हर बार बोलने वाली बात पर तुम लोग करोगे नहीं, जाके वीडियो देखते भी नहीं तुम लोग के सर में, ठीक है। पर मेरा काम है कि आपके लिए वहां पे डिलीवर करते रहना, तो हम आगे ऐसे ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय।